के सामने एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ। आज हम वाणिज्य विषय के खंड अ बही खाता का पहला पाठ अंतिम खाता लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अंतिम खाते के पहले दो भाग हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम आते हैं अपने अगले भाग पर, वो है हमारा भाग 3। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था लाभ हानि खाते से आशय, लाभ हानि खाते की मदें तथा प्रारूप और व्यापार खाते एवं लाभ हानि खाते में अंतर। तो ये सारी चीजें हमने इसके पहले वाले भाग में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, और अब हम आगे अपने आज के चर्चा के बिंदु पर आते हैं। आज के हमारे अध्याय की रूपरेखा है आर्थिक चिट्ठा आशय, मतलब आर्थिक चिट्ठा से क्या आशय है, आर्थिक चिट्ठे की विशेषताएं, अगला है आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्य, अगला लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा में अंतर, अगला है संपत्ति का आशय एवं वर्गीकरण, दायित्व का आशय एवं वर्गीकरण। तो ये सारी बिंदुएं आज हम चर्चा करेंगे। इन सारी बिंदुओं पर आज की हमारी क्लास होगी। तो हमारा पहला बिंदु है आर्थिक चिट्ठा। बच्चों, इसके पहले हमने व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाते के विषय में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक चिट्ठा, जो अंतिम खाते का अंतिम खाता है। अर्थात आर्थिक चिट्ठा जो है अंतिम खाते के अंत में बनाया जाता है। सबसे पहले अंतिम खाते में व्यापार खाता बनता है, लाभ हानि खाता बनता है और उसके बाद बनता है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा को हम अंग्रेजी में बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आज हम अपने चर्चा के पहले बिंदु पर आते हैं, जो है आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। आर्थिक चिट्ठे से आशय, आर्थिक चिट्ठा व्यापार के लिए एक विशेष विवरण होता है। आर्थिक चिट्ठा जो होता है वो व्यापार का एक विशेष प्रकार का विवरण होता है, जिसमें व्यापार के एसेट्स और लायबिलिटीज का उल्लेख होता है। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज जो होता है उसे हम दायित्व और संपत्ति कहते हैं। एसेट अर्थात संपत्ति और लायबिलिटीज अर्थात दायित्व। ठीक है बच्चों, यह एक निश्चित तिथि पर व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है। और यह क्यों तैयार किया जाता है? आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए। व्यापार की जो आर्थिक स्थिति है, अर्थात हमारा व्यापार, हमारे व्यापार में हमारी दायित्व अधिक है या हमारी संपत्ति अधिक है, ये सब जानने के लिए, हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है ये जानने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। जिस तरह से घर में आपके पेरेंट्स को आपने देखा होगा, आपके अभिभावकों को, कि वो अपने घर की आर्थिक स्थिति किस तरह से मैनेज करते हैं, उसी तरह से व्यापारी भी अपने घर की आर्थिक स्थिति को मैनेज करता है आर्थिक चिट्ठा बनाकर। आर्थिक चिट्ठे की विशेषताएं, ये हमारा अगला बिंदु है, आर्थिक चिट्ठे की विशेषताएं। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम देखेंगे। पहली विशेषता, एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा जो है वो एक निश्चित तिथि को ही बनाया जाता है। ये नहीं कि साल में कई बार बना दिया या हर महीने में बना दिया, ऐसा नहीं होता है। साल के अंत में ही एक निश्चित तिथि होती है, डेट होता है, उसी दिन आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। दूसरी विशेषता है, अंतिम खातों का भाग होने पर भी खाता नहीं कहलाता है, क्योंकि यह केवल कुछ खातों के शेषों का विवरण या सूची है। तो ये अंतिम खाते का भाग तो है। अंतिम खाते में जैसे हमने देखा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तीनों आता है। अंतिम खाते का भाग होते हुए भी इसे हम खाता नहीं कहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक विवरण है। इसे हम खाता
नहीं कह सकते। समझ गए बच्चों? यह कुछ खातों के शेषों का विवरण या सूची कहलाती है। इसके बाद तीसरी विशेषता है, इसमें यद्यपि व्यक्तिगत एवं वास्तविक खातों के ऋणी एवं धनी शेष लिखे जाते हैं, लेकिन उनके क्रमशः दायित्व एवं संपत्ति शीर्षक लिखे जाते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत खाता और वास्तविक खाता, इन दोनों खाते के हम ऋणी और धनी पक्ष के जो मदे हैं वो तो लिखते हैं, लेकिन इस आर्थिक चिट्ठे में हम ऋणी और धनी शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दायित्व और संपत्ति। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर हम दायित्व और संपत्ति का ही उपयोग करते हैं। अगली विशेषता है, इसमें पूंजीगत शेष लिखे जाते हैं। तो इसमें जो है पूंजीगत शेष ही लिखे जाते हैं, बाकी और कोई शेष नहीं लिखे जाते, सिर्फ पूंजीगत शेष ही लिखा जाता है। अगला, इसमें प्रावधान या संचय का भी लेख किया जाता है। इसमें जो बचत है, संचय अर्थात बचत, इन सब चीजों का भी लेख होता है। और ये पूंजीगत शेष जो है ये आपकी लायबिलिटीज की कॉलम में आएगा, अर्थात आपके दायित्व के कॉलम में। और इसमें जो प्रावधान या संचय है, बचत है, ये बचत आपकी जो है असेट कहलाती है, संपत्ति कहलाती है। तो ये संपत्ति के कॉलम में आता है। ठीक है बच्चों? इसके बाद इसकी अगली विशेषता है, इससे व्यापार की संपत्तियों की प्रकृति एवं मूल्य तथा दायित्वों की प्रकृति एवं मात्रा का ज्ञान होता है। तो इसमें व्यापार की जो संपत्ति है उस संपत्ति का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, या उसका क्या प्राइस है, किस तरह की संपत्ति है वो, ठीक है, और उसका क्या मूल्य है, क्या प्राइस है, वो पता चलता है। और दायित्वों की भी प्रकृति, दायित्वों का भी क्या नेचर है, किस तरह के दायित्व हैं, किन किन तरह के अलग अलग दायित्व मतलब हमारी जिम्मेदारी, लायबिलिटीज जो हमें दूसरों की ओर निभाना है, दूसरों को हमें देना है। समझ गए? उसे दायित्व कहते हैं। तो दायित्व किस प्रकृति की है और कितनी मात्रा में है दायित्व, ठीक है। दायित्व की भी मात्रा देखी जाती है कि कम है या ज्यादा है, एसेट से ज्यादा है या एसेट से कम है, ये सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती हैं। अगली विशेषता है, यह इस बात का प्रतीक है कि व्यापारी आर्थिक दृष्टि से समर्थ या शोधक्षम्य या अशोधक्षम्य है या नहीं। तो यह इस बात का भी प्रतीक है कि व्यापारी जो है आर्थिक दृष्टि से मजबूत है कि नहीं, आर्थिक दृष्टि से समर्थ मतलब कि मजबूत, उसकी आर्थिक स्थिति सही है कि नहीं, समझ गए, मजबूत है कि नहीं, ये सब देखा जाता है। शोधक्षम्य अशोधक्षम्य है कि नहीं, अर्थात कि वो व्यापारी जो है वो उसके ऊपर जितने भी कर्ज या लायबिलिटीज हैं, जितने दायित्व हैं, वो पूरा कर सकता है कि नहीं, आर्थिक दृष्टि से उसका व्यापार मजबूत है कि नहीं। समझ गए? इन सारी चीजों का ज्ञान भी हम आर्थिक चिट्ठे से लगा सकते हैं। इसके बाद आर्थिक चिट्ठे की अगली विशेषता है, इसके दोनों पक्षों का योग समान होता है, और दोनों पक्षों का योग समान होना चाहिए। अगर इन केस अगर आर्थिक चिट्ठे की दोनों साइड की योग जो है, दोनों पक्षों का योग, दायित्व और संपत्ति, दोनों का योग एक जैसा नहीं है, अलग है, तो आर्थिक चिट्ठा आपका सही नहीं है। समझ गए बच्चों? तो दोनों का योग समान होता है, उसी को हम आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। अगली विशेषता है, इसमें का एवं से यानी इंग्लिश में टू एंड बाय शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चों, जिस तरह से हमने देखा व्यापार खाता और लाभ हानि खाता में हम का मदों के साथ का या से शब्द का प्रयोग करते हैं ऋणी और धनी खातों में, है ना। ऋणी में हम का प्रयोग करते हैं और धनी खाते में से का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पर आर्थिक चिट्ठे में हम का और से का प्रयोग नहीं करते हैं।
समझ गए? यहाँ पे सिर्फ मदें लिखी जाती हैं, आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज लिखी जाती हैं। हमारे आज की चर्चा का अगला बिंदु है आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्य। तो आर्थिक चिट्ठा बनाने का क्या उद्देश्य है ये हम पढ़ेंगे, किस लिए ये आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। तो पहला उद्देश्य है व्यापारी को अपनी आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आर्थिक चिट्ठा बनाने से व्यापारी को यह ज्ञान हो जाता है कि उसकी आर्थिक स्थिति सही है कि नहीं, किस तरह की है, कहीं वह आर्थिक स्थिति उसकी कमजोर तो नहीं है, कहीं वह उसका जो दायित्व है उसके एसेट से अर्थात उसकी संपत्ति से ज्यादा तो नहीं है, या अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को ज्ञात कर लेता है वह। देनदारों, लेनदारों एवं आकस्मिक दायित्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे जो है व्यापारी को देनदारों, लेनदारों एवं आकस्मिक दायित्वों का भी ज्ञान प्राप्त होता है। देनदार अर्थात देनदार किसे कहते हैं? डेटर्स को, ठीक है। और लेनदार किन्हें कहते हैं? क्रेडिटर्स को। समझ गए बच्चों? तो देनदार और लेनदार एवं आकस्मिक दायित्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे तो हमें डेटर्स और क्रेडिटर्स का ज्ञान भी प्राप्त होता है, और आकस्मिक दायित्व मतलब जो अचानक से कोई दायित्व आ गया जो हमें देना है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज जिन्हें कहते हैं, ठीक है, तो उसका भी ज्ञान आर्थिक चिट्ठे से प्राप्त होता है। रोकड़ शेष एवं बैंक में रोकड़ का ज्ञान प्राप्त होता है। रोकड़ शेष अर्थात हमारे पास कैश बैलेंस, रोकड़ अर्थात कैश, कैश बैलेंस कितना है और बैंक में हमारे पास रोकड़ कितना है, बैंक में कैश कितना है और कैश इन हैंड कितना है। समझिए, कैश इन हैंड मतलब रोकड़ बैलेंस जो हमारे पास, जैसे कुछ पैसे हम लोग अपने पास रखते हैं और कुछ पैसे बैंक में रखते हैं, उसी तरह व्यापारी के भी कुछ पैसे अपने पास रहते हैं, कुछ उसके अकाउंट में रहते हैं। तो व्यापारी देखता है अकाउंट में है, तो इसका ज्ञान भी उसे आर्थिक चिट्ठे से आज हम वाणिज्य विषय के खंड बही खाता पूंजी व आहरण का ज्ञान प्राप्त होता है। अपने आज की चर्चा की पूंजी अर्थात कैपिटल और आहरण अर्थात विड्रॉल के सामने एक समझ गए बच्चों? विड्रॉल मतलब जो वो निकालता है, बैंक विड्रॉल कहते हैं, कोई भी चीज विड्रॉ करना, तो उसे हम विड्रॉल करते हैं। पूंजी अर्थात कैपिटल, तो उसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है अदत्त व पूर्व दत्त व्यय एवं उपार्जित तथा अनुपार्जित राशियों का ज्ञान से व्यापारी को अदत्त व पूर्व दत्त, प्रीपेड पूर्व दत्त मतलब जो पहले से दिया हुआ है एक्सपेंसेस, अदत्त मतलब जो अभी तक नहीं दिया हुआ है, तो अदत्त और पूर्व एक्सपेंसेस का भी ज्ञान प्राप्त होता है। उपार्जित तथा अनुपार्जित राशियों का भी ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ज्ञान जो है आर्थिक चिट्ठा बनाने से प्राप्त होता है, इसीलिए यह आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। इन सब चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा में अंतर, ठीक है। तो अंतर का आधार पहले हम देखेंगे, यहाँ पर 3 कॉलम है, ये पहला है अंतर का आधार, दूसरा लाभ हानि खाता और तीसरा आर्थिक चिट्ठा। तो अंतर का आधार जो है उसमें पहला आधार है उद्देश्य, कि लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाने के क्या उद्देश्य है। तो पहला है लाभ हानि खाता, व्यापार का शुद्ध लाभ तथा शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है, जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। तो व्यापार में हमें अगर शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता लगाना है तो हम लाभ हानि खाता बनाते हैं। और आर्थिक चिट्ठा क्यों बनाया जाता है? व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए, व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है वो ज्ञात करने के लिए हम आर्थिक चिट्ठा बनाते हैं। नेक्स्ट है खातों के शेष, समस्त आय व्यय खातों के शेष लिखे जाते हैं।
यहाँ पर लाभ हानि खाते में समस्त आय और व्यय खातों के शेष लिखे जाते हैं। आय और व्यय, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के खातों का शेष हम कहाँ लिखते हैं? लाभ हानि खाते में। और आर्थिक चिट्ठे में समस्त वास्तविक और व्यक्तिगत खातों के शेष लिखे जाते हैं। यहाँ पर वास्तविक और व्यक्तिगत खातों के शेष लिखे जाते हैं। बैलेंस पक्ष, ऋणी तथा धनी पक्ष होते हैं। लाभ हानि खाते में ऋणी और धनी पक्ष होते हैं, और यहाँ आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति और दायित्व होते हैं। यहाँ पर ऋणी और धनी पक्ष नहीं होते, इन्हें हम संपत्ति और दायित्व पक्ष कहते हैं। का एवं से का प्रयोग, लाभ हानि खाते में हम का और से का प्रयोग करते हैं। ऋणी पक्ष में हम का प्रयोग करते हैं तथा धनी पक्ष में से का प्रयोग। पर यहाँ पर आर्थिक चिट्ठे में हम का और से अर्थात टू और बाई शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर टू और बाई का कोई काम नहीं है। समझ गए बच्चों? अगला है तलपट के शेषों को लिखने का ढंग। तो तलपट के जो शेष हैं, तलपट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस, जो आपने आपकी 9वीं कक्षा में पढ़ा है। ठीक है, कक्षा 9 में ट्रायल बैलेंस के बारे में, तलपट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तलपट में जो तलपट के शेषों का है उसमें लिखने का ढंग, जो तलपट के शेष होते हैं, बैलेंस होता है तलपट का, उसको लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा दोनों में लिखने के क्या क्या ढंग है वो बताया जा रहा है। तलपट में लिखे खातों के ऋणी पक्ष का शेष ऋणी पक्ष में तथा धनी पक्ष का शेष धनी पक्ष में लिखा जाता है। तो यहाँ पर लाभ हानि खाते में अगर तलपट में जो शेष ऋणी पक्ष में है वो ऋणी पक्ष में लिखा जाएगा, लाभ हानि में भी, और जो धनी पक्ष का शेष है वो यहाँ पर लाभ हानि खाते में भी धनी पक्ष में लिखा जाता है। फिर आर्थिक चिट्ठे में तलपट में लिखे खातों के ऋणी पक्ष को के शेष को संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है और धनी पक्ष के शेष को हम दायित्व पक्ष में लिखते हैं। तो तलपट में जो ऋणी पक्ष का शेष है बैलेंस, वो हम कहाँ लिखते हैं? संपत्ति पक्ष में। किसके संपत्ति पक्ष में? आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति पक्ष में। और धनी पक्ष का जो शेष है वो हम दायित्व में लिखते हैं, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखते हैं। समझ गए बच्चों? अब हमारा अगला टॉपिक है संपत्ति। तो अब हमें यह तो पता चल गया कि आर्थिक चिट्ठा में दो पक्ष होते हैं, एक होता है संपत्ति और दूसरा होता है दायित्व। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में संपत्ति को क्या कहते हैं? एसेट, और दायित्व को हम कहते हैं लायबिलिटीज। तो अब हम पहले पढ़ेंगे संपत्ति के विषय में। संपत्ति से क्या आशय है? संपत्ति अर्थात क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। व्यापार में जितनी रोकड़ एवं संपत्ति होती है तथा जितना धन दूसरे से प्राप्त करना होता है, यह सब मिलकर संपत्ति कहलाते हैं। तो व्यापार में जितनी भी रोकड़ अर्थात रुपए, व्यापार में जितना भी रोकड़ है और जितनी संपत्ति है, व्यापार की संपत्ति जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, मशीनरी, ये सारी चीजें, और व्यापार में जो भी चीजें हैं सब व्यापार की क्या है? संपत्ति है। ठीक है, इवन वर्कर्स जो होते हैं वो भी व्यापार के संपत्ति ही है। ठीक है, उनके जो काम करने वाले कर्मचारी हैं व्यापार में, वो भी व्यापार की संपत्ति है। तो ये सब, और किसी से अगर हमें दूसरे से अगर हमें धन प्राप्त हो रहा है, ठीक है, कोई धन हमें दूसरे से मिलना हो, जैसे ब्याज अगर किसी से प्राप्त हो रहा है या किराया प्राप्त हो रहा है, ये सारी चीजें भी संपत्ति ही होती हैं। संपत्ति का वर्गीकरण। संपत्ति कितने टाइप की हो? वर्गीकरण अर्थात कितने टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एसेट। ठीक है, कितने टाइप्स की संपत्ति होती है वो देखेंगे हम। अस्थायी या चल संपत्ति, अस्थायी या चल। ठीक है, जो संपत्ति स्थायी नहीं होती है, ठीक है, उसे हम अस्थायी संपत्ति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप रोकड़ को ले लीजिए। रोकड़ जो है
वह स्थायी संपत्ति नहीं है, आता और जाता रहता है ना। जो रुपीज है, रोकड़ है, धन है, वो आपका आता और जाता रहता है, वो कभी स्थायी नहीं रहता है, एक जगह पे फिक्स नहीं रहता है, तो उसे हम अस्थायी संपत्ति कहते हैं या चल संपत्ति कहते हैं। स्थायी या अचल संपत्ति, स्थायी या अचल संपत्ति वह है जो एक जगह पे फिक्स रहती है, जैसे व्यापार की जो बिल्डिंग है, ठीक है, मशीनरी है, ये सारी स्थायी संपत्ति कहलाती हैं। तो बच्चों, संपत्ति का वर्गीकरण, संपत्ति का वर्गीकरण अर्थात संपत्ति कितने प्रकार की होती है वह हम देखेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसेट्स, अस्थायी या चल संपत्ति, स्थायी या अचल संपत्ति, तरल संपत्ति, क्षयशील या नाशवान संपत्ति, मूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति, ये टाइप्स ऑफ एसेट्स हैं। ओके, तो पहले हम आते हैं अस्थायी या चल संपत्ति पे। अस्थायी मतलब जो संपत्ति स्थायी नहीं है, एक जगह रुकने वाली नहीं है, या फिर चल है, ठीक है, उसे चल संपत्ति कहते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, धन जो है वो स्थायी नहीं है, वो आता और जाता रहता है, तो उसे हम अस्थायी संपत्ति कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं स्थायी या अचल संपत्ति पे। स्थायी मतलब जो स्थायी है, एक जगह पे रुकने, टिकाऊ संपत्ति जो होती है उसे स्थायी संपत्ति कहते हैं, जो चलती फिरती नहीं है, जो मूवेबल नहीं है, ठीक है। तो वह संपत्ति जो है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग आपकी एक ही जगह पर रहेगी, बिजनेस की जो बिल्डिंग है, व्यापार की बिल्डिंग, वो एक ही जगह पे रहेगी, वो स्थायी है, तो यह हम व्यापार की स्थायी संपत्ति हो गई है। तरल संपत्ति, तरल संपत्ति अर्थात लिक्विड एसेट्स, ठीक है। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो हम इजिली उनको हम कैश में, रोकड़ में बदल सकते हैं, ऐसे एसेट्स जिनको हम रोकड़ में बदल सकते, जैसे किसी चीज को बेचकर हमें पैसे मिल सकते हैं, है ना, या फिर मजदूरों से जब हम मजदूरी करवाते हैं तो उससे इनडायरेक्टली हमें कैश प्राप्त होता है, तो ये हो गई तरल संपत्ति। नेक्स्ट, क्षयशील या नाशवान संपत्ति, ऐसी संपत्तियां जो क्षय हो जाती है, क्षय अर्थात नाश हो जाती हैं, ठीक है, खत्म हो जाती हैं, ऐसी भी संपत्तियां होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मजदूर मजदूरी कर रहा है या कोई कर्मचारी आपके व्यापार में काम कर रहा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो वो एक नाशवान संपत्ति भी कहला सकती है, ठीक है। अगला, मूर्त संपत्ति, मूर्त और अमूर्त, मूर्त और अमूर्त संपत्ति वह होती हैं जैसे जिन्हें हम कह सकते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। ये अंग्रेजी में कहा जाता है इन्हें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। तो मूर्त अर्थात जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमें फील होते हुए भी हम उन्हें देख सकते हैं, समझ गए, महसूस करते हुए भी हम उन्हें देख सकते हैं, तो वो होती है मूर्त संपत्ति। जैसे व्यापार में जो भी चीजें हैं, हमारे व्यापार में जो भी चीजें प्रयुक्त होती हैं, व्यापार की बिल्डिंग, मशीनरी, व्यापार के मजदूर, ये सारी संपत्ति क्या है, ये मूर्त संपत्तियां कहलाती हैं, ठीक है। पर जैसे व्यापार का नेम एंड फेम, अगर किसी व्यापारी का बहुत नाम हो रहा है, उसके व्यापार का बहुत नाम हो रहा है, गुडविल उसका, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अमूर्त संपत्ति। वह हमें दिखाई नहीं देती है ना, एक्चुअली में वो हमें दिखाई, सिर्फ महसूस की जाती है। तो जो संपत्ति से हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अमूर्त संपत्ति। समझ में आया बच्चों? अब हम अपने अगले विषय पर आते हैं, दायित्व एवं दायित्व का वर्गीकरण, ठीक है बच्चों। तो जिस तरह से हमने देखा आर्थिक चिट्ठा का पहला पक्ष संपत्ति, अब दूसरा पक्ष हम देख रहे हैं दायित्व का। दायित्व से आशय क्या है वो देखेंगे हम। व्यापार में जितनी देनदारियां होती हैं वे सब मिलकर दायित्व कहलाती हैं। किसी भी व्यापार में जितनी भी देनदारियां होती हैं, जितनी प्रकार की देनदारियां होती हैं, लोन या फिर हमें किसी से लिया कोई भी सामान वापस करना है,
तो ये सारी चीजें होती हैं देनदारियां, ठीक है, समझ गए। तो या फिर हमने किसी की भूमि ली है, भूमि भी हमने किराए पे ली है या थोड़े दिन के लिए ली है, तो उसे भी वापस करना है, तो ये सारी क्या है, देनदारियां हैं जो हमारे ऊपर कर्ज के रूप में है, तो उसे ही हम दायित्व कहते हैं। दायित्व का एक मीनिंग और होता है हिंदी में, क्या होता है, हमारी जिम्मेदारी, है ना। दायित्व मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जिस प्रकार एक लड़की को कहा जाता है कि वह अपने माता पिता की एक जिम्मेदारी होती है, दायित्व है वो, उसे अपने माता पिता को अपनी लड़की को किसी और को देना है, वह सिर्फ उनके पास एक जिम्मेदारी के रूप में रहती है। ऐसे ही व्यापार में भी जितनी भी चीजें जिम्मेदारी के रूप में व्यापारी के पास रहती हैं, वो उसकी दायित्व कहलाती हैं। समझ गए बच्चों। अब हम देखेंगे दायित्व का वर्गीकरण, ठीक है बच्चों। तो इसमें दायित्व 4 प्रकार के हैं। पहला है अस्थायी या चालू दायित्व। अस्थायी या चालू या फिर उसे चल भी कह सकते हैं, ठीक है। अस्थायी मतलब जो स्थायी रूप में नहीं है ना। अस्थायी दायित्व मतलब जो स्थायी रूप में नहीं है। चालू दायित्व है, जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है उसका कैश, रोकड़, ओके। तो अगला है स्थायी दायित्व। स्थायी दायित्व में जैसे हमने किसी से उधार पे मशीनरी ली है, भूमि ली है, तो ये स्थायी दायित्व के रूप में आ जाता है, ठीक है। या फिर किसी से उधार पे बिल्डिंग ली है, तो ये भी स्थायी दायित्व के रूप में आ जाता है, जो हमें किसी को प्रदान करनी है। नेक्स्ट संभाव्य दायित्व, जिन्हें हम कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं अंग्रेजी में। संभाव्य दायित्व और आकस्मिक दायित्व। आकस्मिक दायित्व वो होता है जो अचानक से आता है हमारे पास, ठीक है। हमें पता नहीं होता है कि ये भी हमारी दायित्व है या इसे भी हमें किसी को देना है, लेकिन अचानक से कोई दायित्व आ जाते हैं, उन्हें हम आकस्मिक दायित्व कहते हैं। समझ गए बच्चों। तो हमारा आज का टॉपिक जो है यहीं पर खत्म होता है। अब हम अपने गृह कार्य पर आते हैं। तो गृह कार्य में अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए, आर्थिक चिट्ठा क्या है। आपको आर्थिक चिट्ठा का आशय लिखना है। इसमें आर्थिक चिट्ठे तथा लाभ हानि खाते में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो मैंने आपको अभी समझाया था वह अंतर आप स्पष्ट करेंगे और अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अगला है संपत्ति तथा दायित्व का अर्थ लिखकर उनका वर्गीकरण आपको करना है। संपत्ति और दायित्व दोनों का अर्थ लिखना है और दोनों के टाइप्स वर्गीकरण जो है वह भी करना है आपको, ठीक है बच्चों। तो ये सारे काम आप अपने नोटबुक में कर लीजिए।